हेलो डियर, आज हम 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7.1 है, अ लिक्विड इज एन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। तो हमको ए बी सी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमारा ए है, what is the initial effect of the change on vapor pressure? B है, how do rate of evaporation and condensation change initially? C है, what happens when equilibrium is restored finally and what will be the initial vapor pressure? तो देखो जरा, हमारे पास एक सील्ड कंटेनर है, तो हमने सील्ड कंटेनर बना दिया। ये हमारा एक सील्ड कंटेनर है। इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, तो हमने एक लिक्विड जो है वो इसके अंदर भर दिया। अब ये लिक्विड जो है वो वेपर के साथ कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसको हीट करेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे ये क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये वेपर जो है वो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसको कि हम इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम हम कब मानते हैं कि जब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है इवोपरेशन के थ्रू, उतना ही वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन के थ्रू। तो जब इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों रेट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमने कंटेनर के वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज कर दिया। जैसे आपने इस कंटेनर के वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज किया तो क्या होगा, वॉल्यूम तो भैया हमने कंटेनर का इंक्रीज कर दिया। अब लिक्विड का अमाउंट तो उतना ही है, तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखो जरा, यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है, कंटेनर के वॉल्यूम की बात हो रही है, और टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है। तो अगर टेम्परेचर हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ये हमारा बॉयल्स लॉ कहलाता है। जब हमने कंटेनर के वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज कर दिया तो निश्चित बात है प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर दोबारा बनने के लिए क्या होगा, ये लिक्विड जो है और ज्यादा वेपर बनाएगी, और ज्यादा वेपर बनाएगी। तो एक बार फिर से इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाएगा, मतलब इवोपरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट जो है वो फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से बन जाएगा। समझ गया आपको। तो हमारा क्वेश्चन ए कहता है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो जैसे ही हमने कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ाया, वेपर प्रेशर जो है वो क्या सा हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि रिलेशन होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। फिर बी क्वेश्चन कहता है, हाउ डू रेट ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। अब जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या था कि इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों रेट कैसे हो गए थे, इक्वल हो गए थे। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो बन गया था। अब जैसे ही आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कंटेनर का, तो इवोपरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा और कंडेंसेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर जब इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ, तो इवोपरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हुआ क्या कि इनिशियली इवोपरेशन रेट बढ़ गया, बढ़ जाएगा, और कंडेंसेशन रेट जो है
वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों रेट इक्वल हो गए इसका मतलब है कि यहां भी इक्विलिब्रियम जो है वो बन गया। सी कहता है व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द इनिशियल वेपर प्रेशर। अब एक बार यहां पे फिर से इक्विलिब्रियम बन गया तो यहां का जो वेपर प्रेशर है और यहां के वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर 1, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर 2, इसमें क्या रिलेशन होगा। अब चूंकि यहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सारी चीज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रही है दोनों जगह। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आपका वेपर प्रेशर 1 जो है, पहले कंटेनर का वेपर प्रेशर और दूसरे कंटेनर का वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों जगह जब इक्विलिब्रियम बना तो वेपर प्रेशर सेकेंड कंटेनर का वेपर प्रेशर फर्स्ट कंटेनर के कैसा होगा, इक्वल रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.2 है व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ये है हमारा 0.6 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये है 0.82 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ये है 1.90 मोलर। और ये हमारी केमिकल इक्वेशन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। और ये इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमको यहाँ पे Kc बताना है कितना होगा। तो Kc जो है वो हमारा होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हमारा SO3 है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे SO2 ये हमारा रिएक्टेंट है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ये हमारा ऑक्सीजन है दूसरा रिएक्टेंट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1 होगी, लिखो चाहे ना लिखो बराबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 ये गिवन है हमारा 1.9 और यूनिट है मोलर, इसकी पावर कर देंगे अपन 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 जो है वो 0.60 m है, तो 0.6 m इसकी पावर 2 कर देंगे। और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन है 0.82 ये है और यूनिट है मोलर। ठीक है, तो बस देखो जरा ये m² से ये m² कैंसिल हो जाएगा, तो Kc जो है वो 1.9 इंटू 1.9 अपॉन ये 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.82 और इसकी यूनिट हो गई है। अब Kc इक्वल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 12.2289 और ये m इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 12.23 मोलर इनवर्स। तो ये हमारा Kc जो है वो आ गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.3 है एट अ सर्टेन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 पास्कल आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। आयोडीन गैस से हमको आयोडीन के 2 एटम मिले हैं। कैलकुलेट Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। तो हमें Kp जो है वो बताना है। तो Kp जो है ये इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम की पावर 2 हो जाएगा अपॉन
पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1 कर दो या नहीं भी कर दो, राइट। तो ये तो हमारा केपी का फॉर्मूला हो गया। अब पार्शियल प्रेशर जो है आयोडीन एटम का और पार्शियल प्रेशर आयोडीन मॉलिक्यूल का पता चल जाए तो हमारा केपी जो है वो आ जाएगा। अब वो कहता है कि टोटल प्रेशर तो 10⁵ पास्कल है और 40% बाय वॉल्यूम जो है वो आयोडीन एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो वो कहता है कि मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आयोडीन गैस और आयोडीन एटम जो है वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। टोटल प्रेशर जो है वो कितना है, वो है 10⁵ पास्कल। वो कहता है कि आयोडीन का एटम जो है वो 40% बाय वॉल्यूम है, तो आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो 60% बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स, तो टोटल प्रेशर का 40% आयोडीन एटम जनरेट कर रहा है, तो 10⁵ इसका 40%, तो 40/100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 0.40 × 10⁵ पास्कल, ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये कितना है 10⁵ टोटल प्रेशर का कितना है 60%, तो 60/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.60 × 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो बस अब हमारा केपी जो है वो आसानी से आ जाएगा। आयोडीन एटम का प्रेशर कितना है 0.4 × 10⁵ का, इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और आयोडीन मॉलिक्यूल का कितना है 0.6 × 10⁵, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 × 0.4 × 10⁵ 5 × 10⁵ अपॉन 0.6 × 10⁵, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.16 अपॉन 0.6, ये 10⁵ करोगे यहाँ पे, ये डिवाइड करोगे, ठीक है, ये डेसिमल से यहाँ डेसिमल कैंसिल, तो ये 1.6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 × 12, ठीक है, 4 बची, तो ये आएगा डेसिमल लगाओगे यहाँ पे, तो ये 36, फिर 6, फिर 6, तो 0.266 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। हमारा आंसर हो गया, इसको आप लिख सकते हो 2.67 × 10⁴ पास्कल, ठीक है। तो ये हमारा केपी हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.4 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो बताना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है ये हम तब डिफाइन करते हैं, इसका हम यूज तब करते हैं जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो है इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनके पार्शियल प्रेशर की बात हो रही हो। तो चूंकि हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है ये हमारा रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ
products of molar concentration of product to the ratio molar concentration of reactant, each concentration raised to the power of its stoichiometric coefficient। तो ये जो stoichiometric coefficient है, इनकी पावर जो है वो हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे दिखानी है जब हम केसी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के लिए हम केसी डिटरमाइन करते हैं। केसी ये रेशियो होता है किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ, तो ये हमने एनओ लिखा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ हो गया। अब चूंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये पावर में चला जाएगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 होगी। अब ये रेशियो होगा किसका, रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, तो रिएक्टेंट जो है वो NaCl है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। हमें सेकंड जो है वो अप्लाई करना है, तो सेकंड हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम केसी डिटरमाइन करेंगे। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास 1 2 3 है और रिएक्टेंट 1 है, तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसकी पावर हम 2 कर देंगे। फिर NO2, इसकी पावर हम 4 कर देंगे। फिर ऑक्सीजन, इसकी पावर जो है हमें 1 करना है, और ये जो कॉपर नाइट्रेट है इसकी पावर हमें 2 करनी है। अब देखो जरा, ये सॉलिड में है और ये सॉलिड में है, तो जब हमारी स्पीसीज जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है तो सॉलिड स्टेट में मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा 1 लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, तो फिर हमारा केसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो केसी जो है वो इक्वल हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी जगह क्या रखना है, 1 रखोगे, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 1 रखोगे, तो फिर केवल ये बचेगा। तो केसी जो है वो सेकंड इक्वेशन के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो प्योर सॉलिड के लिए, जो हमारा प्योर सॉलिड होता है उसके लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो कितना होता है, वो हमेशा 1 होता है। प्योर सॉलिड के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होता है। ठीक, इतनी बात याद होगी। फिर थर्ड आता है, तो देखो ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, तो हमें केसी जो है वो थर्ड इक्वेशन के लिए बताना है, तो केसी जो है वो हम थर्ड इक्वेशन के लिए बता देते हैं। तो हमारा थर्ड है, इसके लिए हमें केसी जो है वो बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्पीसीज हैं, ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो एसिटिक एसिड, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एक्वस है तो इसको लिख दो कि ये एक्वस है। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH, ये भी एक्वस में है। अगर गैस में होता तो फिर आप स्ट्रेट मत लिखना। ठीक है, और ये हमारा एस्टर है, ये इथाइल एसीटेट, तो CH3COOC2H5, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है तो इसको आप लिख लेना। ठीक है, ये भी एक्वस है ना, और H2O लिक्विड है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ जो है वो लिखना है, तो
के सी जो है 4 नंबर के लिए, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। तो सॉलिड के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1 लिया जाता है। तो इसके लिए तो ये 1 लिखा जाएगा और फिर हम लिखेंगे रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो Fe+3 ये एक्वस है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और OH नेगेटिव ये एक्वस है, तो इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर हमें 5th नंबर लिखना है, तो 5th नंबर लिख देते हैं KC। ये IF5 ये प्रोडक्ट है, इसकी पावर 2 कर दूं। ये रिएक्टेंट है, आयोडीन सॉलिड है तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होगा, तो ये लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, F2 इसकी पावर 5 कर दूं, तो ये हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन केसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.5 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केपी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2NaCl गैस गिव 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, केपी जो है 1.8 इंटू 10⁻² एट 500 केल्विन। सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, केपी वैल्यू है 167 एट 1073 केल्विन। तो अब हमें केपी की वैल्यू से हमें केसी वैल्यू बतानी है। तो केपी और केसी में रिलेशन होता है, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, केपी इक्वल होता है केसी RT की पावर डेल्टा एन, और ये गैस के मोल होते हैं। तो डेल्टा एन मतलब चेंज इन गैसियस मोल, राइट। तो हमें केसी निकालना है, तो ये हो जाएगा केपी अपॉन RT पावर डेल्टा एन, ये गैस के मोल हैं। ठीक, अब देखो सर, पहली इक्वेशन के लिए हमें केसी निकालना है। तो केपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.8 इंटू 10⁻²। ये आर की वैल्यू कितनी है 0.0821। अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं केपी की दी है तो यहाँ पे आप ATM ले लो। ठीक है, तो ये यूनिट जो है वो ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर की वैल्यू लिखती, टेम्परेचर कितना है, ये 500 केल्विन गिवन है। तो देखो केल्विन से ये केल्विन कैंसिल, राइट, ATM से ये ATM कैंसिल। अब यहाँ पे डेल्टा एन था, तो डेल्टा एन कितना लिखा जाएगा, तो देखो जरा, डेल्टा एन NP माइनस NR। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट के 2 and 1 3 मोल हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, तो गैस के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। और रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। केवल गैस के मोल ही लिखने हैं आपको। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के मोल नहीं चलेंगे, केवल गैस के मोल आपको लिखने हैं। तो डेल्टा एन आया 1, तो केसी इक्वल हो गया 1.8 इंटू 10⁻² अपॉन 0.0821, ये बचेगा आपका लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, इंटू 500 की पावर जो है वो 1। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन कितना आया, 1 आया। तो केसी जो है जब आप ये सॉल्व करोगे, राइट, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है हमारी 4.38 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और यूनिट हो जाएगी, मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये बनेगा मोल, लीटर जाएगा तो बचेगा लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। यही तो हमारी कहलाती है मोलैरिटी। तो केसी हो गया 4.38 इंटू 10⁻⁴। ठीक, अब दूसरा जो है वो निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो निकाल देते हैं। केसी इक्वल टू केपी RT पावर डेल्टा एन।
Kp कितना दिया है 167। अगर कुछ नहीं है तो यूनिट एटीएम में लिख लो। तो R की वैल्यू हम लिखेंगे 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 1073 केल्विन। तो केल्विन से ये केल्विन इनवर्स कैंसिल, एटीएम से आपका एटीएम कैंसिल। अभी तो हमें डेल्टा एन भी लिखना है, तो डेल्टा एन निकाल लो इसके लिए, एनपी माइनस एनआर। तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं 1 मोल है, ये तो सॉलिड है, हमें तो केवल गैस के मोल चाहिए, तो ये 1 है। रिएक्टेंट में कितना है गैस का मोल, तो गैस तो है ही नहीं, तो 0। तो डेल्टा एन जो है वो हमारा कितना आया 1 आ गया। तो डेल्टा एन जो है उसकी पावर लिखी जाएगी 1। ठीक है, तो बस केसी जो है वो हमारा आ जाएगा 167 0.0821। ठीक है, और 1073। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 1.89 और यूनिट हो जाएगी, ये करो, ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स बचेगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारी मोलैरिटी कहलाती है, तो 1.89 है। तो ये हमारा क्या हो गया केसी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.6 है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻14 एट 1000 केल्विन। NO gas plus ozone gas gives NO2 gas plus oxygen gas. Both the forward and reverse reactions in the equilibrium are elementary biomolecular reactions. What is the Kc for the reverse reaction? तो हमें Kc जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए बताना है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू इतनी दी गई है, रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कितनी होगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kc वैल्यू जो है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K' जो है वो 1/Kc के इक्वल होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया तो देखो जरा, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन NO2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू रेज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पे पावर में 1 नहीं आएगा। ठीक है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना है टू रेज द कॉरस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो पावर 1 मोल ही आएगी। ठीक, तो ये हमारा Kc हो गया। और Kc की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6.3 इंटू 10⁻14। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब इस रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स लिख दिया, ये जो रिएक्शन इसको हम रिवर्स लिख देते हैं, तो लिख देते हैं मतलब NO2 गैस प्लस ओजोन गैस, ये हमारा रिएक्टेंट बनेगा, और प्रोडक्ट में हमारा बनेगा NO गैस प्लस O3 गैस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट में बनेगा। तो यहाँ पे K' जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो K' जो है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो NO और यहाँ पे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये NO2 और ये ऑक्सीजन। ठीक, अब K' इक्वल है। अब इसकी जगह जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 1/Kc लिख सकते हैं। मतलब ये जो पूरा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/Kc लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये 1/Kc के इक्वल होगा। तो बस K' जो है वो हमारा 1/Kc के इक्वल हो गया। और Kc कितना है, ये है हमारा 6.3 इंटू 10⁻14। जब आप डिवाइड करोगे तो K' जो है ये इक्वल होगा 1.587 इंटू 10⁻−15 के। तो बस ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc जो है वो कितना है 1.587 इंटू 10⁻−15। तो ये हमारा आंसर है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.7 है, एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस टाइम पे हम सॉलिड और प्योर लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखो जरा, हमको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होता है मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मोल को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मास और वॉल्यूम ये हमारा कहलाता है डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये रेशियो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। अब जो हमारे सॉलिड होते हैं, जो हमारे प्योर लिक्विड होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। इस कारण इनके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन 1 जो कि कहती है कि कॉपर नाइट्रेट ये 2 मोल हैं, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड 2 मोल बनेगा, सॉलिड बनेगा, 4NO2 गैस बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा। अगर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा तो इसका लिखना तो चाहिए था हमको ऐसा, Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, इसका कोफिशिएंट 4 है तो पावर 4 हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, और यहां पे कोफिशिएंट 2 है तो ये 2। अब चूंकि ये सॉलिड है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रीजन ये है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो फिर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इग्नोर कर देते हैं। तो फिर इस इक्वेशन के लिए हमारा Kc जो है वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो इतना पार्ट जो है वो बच गया। अब हमें ये सेकेंड इक्वेशन देखनी है, C3Cl3N3O3 ये एक्वस है, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो आइसोसाइनेयूरिक एसिड। ये H2O लिक्विड है, 3 मोल है। C3H3N3O3 एक्वस ये बनेगा प्लस 3HClO3 एक्वस ये बनेगा। अब यहां पे H2O जो है वो एक्सिस में है, तो अगर आपका प्योर लिक्विड जो है वो एक्सिस में होता है तो फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा लिक्विड जो है वो एक्सिस में लिया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में H2O जो है वो एक्सिस में है,
इस कारण इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3H3N3O3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HClO3 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3Cl3N3O3, और इसके कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.8 है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोज, 2N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2N2O गैस। If a mixture of 0.482 mole nitrogen and 0.933 mole of oxygen is placed in a 10-liter reaction vessel and allowed to form N2O at a temperature for which Kc equal to 2.0 into 10 to the power minus 37, determine the composition of equilibrium mixture। तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन का कितना कॉम्पोजिशन है, ऑक्सीजन का कितना कॉम्पोजिशन है और N2 का कितना कॉम्पोजिशन है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल मोल की बात करें तो इनिशियल मोल जो है वो नाइट्रोजन के कितने हैं, वो है 0.482, ऑक्सीजन के कितने हैं 0.933, और इसका कितना होगा, ये 0 ही होगा। और Kc की वैल्यू जो है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 है, ठीक है ना। और वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब देखो जरा, 2 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल हमारा N2O बन रहा है। तो इनिशियल मोल तो हमने लिख दिए। अब रिएक्टिंग मोल और हम लिख देते हैं, रिएक्टिंग मोल तो इसका तो 2x मोल, अगर मान लीजिए x मोल रिएक्ट कर रहा है इसका, तो इसके कितने 2x मोल रिएक्ट करेंगे, इसका x मोल रिएक्ट करेगा, और यहां पे 2x मोल जो है ये N2O बनेगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो इसके कितने मोल जो है इक्विलिब्रियम में बचेंगे, तो 0.482 माइनस 2x अपॉन 10, इतने मोल जो है इक्विलिब्रियम में बचेंगे, और वॉल्यूम 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.933 माइनस x अपॉन 10, और इसका कितना होगा 2x बाय 10, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम तो हमने ये लिख दिया। अब Kc देखो सर, Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 पावर 2, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 2, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा होता है Kc। अब चूंकि यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है वो बहुत कम दी गई है, 2.0 10 टू द पावर माइनस 37, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत 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 लेस अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत कम रिएक्ट कर रहे हैं, इस कारण प्रोडक्ट भी हमारा बहुत कम जो है वो बन रहा है, इसलिए Kc की वैल्यू जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो चूंकि यहां पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत कम रिएक्ट कर रहे हैं,
बहुत कम रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए रिएक्टिंग अमाउंट जो है 2x इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं। तो अगर हमारा 2x इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना होगा? तो देखो ज़रा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, तो 2x की जगह तो हमें 0 लिखना है, तो ये बचेगा 0.482/10, तो ये हो जाएगा 0.0482 और यूनिट मोल पर लीटर है। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो ये इतना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि ऑक्सीजन का भी बहुत कम अमाउंट जो है वो रिएक्ट किया, तो रिएक्टिंग अमाउंट आप 0 ले सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 ले सकते हो। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होगा 0.933/10। ठीक है, x इक्वल टू आपने 0 किया तो इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.0933 मोल पर लीटर। तो इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपोजिशन तो हमारे आ गए। ठीक है, अब हमें N2O का कंपोजिशन चाहिए, तो N2O कंपोजिशन जो है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो बस निकालते हैं। तो Kc की वैल्यू जो है वो कितनी है? वो है 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O कितना है? तो ये है 2x/10 स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.0482 का होल स्क्वायर करोगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.0933, राइट। सॉल्व करते हैं तो ये लिखा जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 0.0482। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो इंटू 0.0933 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4x²/100। ठीक है, तो 100 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो इंटू 100/4 इक्वल टू x²। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये 4x²/100 बनेगा। ठीक, तो x² जो है वो आ जाएगा हमारा 10.837 इंटू 10⁻⁻40। तो x जो है वो कितना होगा? तो इसका रूट करोगे तो ये 3.29 है, और 10⁻⁻40 का रूट करोगे तो ये 10⁻⁻20 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। बस अब हमें N2O के मूल जो है इक्विलिब्रियम में निकाल लेने हैं। तो N2O कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम में, कितना है? तो ये था 2x/10 के इक्वल। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी है? 3.29 10⁻⁻20/10 करोगे तो N2O के कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा 6.58 इंटू 10⁻⁻21 और यूनिट होगी मोल पर लीटर। ठीक है ना, तो बस इक्विलिब्रियम में हमको इनके कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थे, इनके कॉम्पोजिशन चाहिए थे। तो कॉम्पोजिशन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नाइट्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है और N2O का इतना है 6.58 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.9 है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड गिव नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। Twice NO gas plus Br2 gas gives 2 NO Br gas. When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of bromine are mixed in a closed container at constant temperature, 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. Calculate equilibrium amount of NO and Br2. तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है।
केमिकल रिएक्शन में इतने मोल NO के हैं और इतने मोल जो है वो ब्रोमीन के हैं। इक्विलिब्रियम पे इतने मोल जो है वो NOBr जो है वो बन गया है। तो हमको इक्विलिब्रियम में NO और Br2 के मोल जो है वो बताने हैं, तो बता देंगे। तो देखो जरा इनिशियल मोल कितने हैं, इनिशियल मोल्स, ठीक है। तो NO के कितने मोल हैं, ये है 0.087 और ब्रोमीन के कितने हैं, वो है 0.0437, ठीक है। और इनिशियल मोल इसके तो बनेंगे 0, राइट। अब हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए और हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। NOBr जो है उसके कितने मोल हैं, तो NOBr के मोल जो है वो 0.0518 ये मोल बने थे, ठीक है। तो हम जगह बना लेते हैं। तो इनिशियल मोल तो हमको पता चल गए। अब हम रिएक्टिंग मोल देख लेते हैं। तो रिएक्टिंग मोल, तो इसका मान लीजिए x मोल जो है वो रिएक्ट किया इसका, तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो इसका 2x मोल जो है रिएक्ट करेगा इसके x मोल से, तो इसका 2x मोल जो है वो बनेगा। अब हम इक्विलिब्रियम में मोल देख लेते हैं। तो मोल एट इक्विलिब्रियम, तो इनिशियल माइनस रिएक्टिंग होगा, तो ये होगा 0.087 माइनस 2x और इसका होगा 0.0437 माइनस x और इसका कितना होगा, ये जो है वो 0.0518 ये गिवन था। इतना मोल जो है वो इक्विलिब्रियम में ये बना है, ठीक है। तो अब चूंकि ये 2x मोल बना है और 2x इक्वल किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो हमारा 2x इक्वल है 0.0518 के, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0518 बाय 2, तो ये होगा 0.0, ये 2, ये 5 और ये 9, इतना। तो x की वैल्यू तो हमको पता चल गई कितनी है, 0.0259, राइट। तो बस NO के मोल आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में NO के मोल जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये है 0.087 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 0.0259, तो ये आप माइनस करोगे तो ये 0.087 और ये तो आपका है 0.0518, तो ये आएगा हमारा 0.0352 मोल, ठीक है। अब हमको ब्रोमीन के मोल चाहिए, तो ये है 0.0437 माइनस x कितना है 0.0259, तो ये बचेगा हमारा 0.0178 मोल। तो ये हमारे ब्रोमीन के मोल होगा इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.10 है। एट 450 केल्विन Kp इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻10 पर बार फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। व्हाट इज Kc एट दिस टेम्परेचर। तो देखो सरा, हमको यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गिवन है 450 केल्विन। Kp की वैल्यू जो है वो दी है 2.0 इंटू 10⁻10 पर बार, का मतलब आप इसको बार इनवर्स कर सकते हो, ठीक है। Kc जो है वो हमको डिटरमाइन करना है कितना है। तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, तो देखो ज़रा, Kp इक्वल होता है Kc RT पावर डेल्टा n
और डेल्टा एन ये गैस के मोल होते हैं। डेल्टा एन क्या होता है? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, और ये गैस के लिए होगा, राइट। तो डेल्टा एन, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है? 2 और 1 3 मोल है। तो डेल्टा एन जो है वो हो गया -1, ठीक है। तो डेल्टा एन तो हो गया -1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Kp इक्वल टू KC RT और ये -1, ठीक है। Kc हमको चाहिए, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा Kp अपॉन RT। तो ये इनवर्स है, तो आप इसको लिख सकते हो Kp इंटू RT। वैल्यू पुट कर दो। Kp कितना है? 2.0 इंटू 10⁻10 बार इनवर्स, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है? चूंकि ये बार में है तो R की वैल्यू 0.0831, ये बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इतनी ली जाएगी, इनटू टेम्परेचर कितना है? 450 केल्विन। तो ये केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, बार से ये बार इनवर्स कैंसिल। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो Kc इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻10 इंटू 0.0831 इंटू 450, और यूनिट जो है वो बची है हमारी लीटर मोल इनवर्स बची है। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो Kc इक्वल टू 7.479 इंटू 10⁻11 लीटर मोल इनवर्स। तो ये हमारा Kc की वैल्यू आ गई।